हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि आप लोग के बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का थर्ड सब्जेक्ट होने वाला है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे अपने यूनिट नंबर 1 को। अब यूनिट नंबर 1 में देखिए मेनली हमारे दो टॉपिक्स हैं, जिसमें आज हम लोग यहाँ पर अपना पहला टॉपिक कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे पॉलीमर्स को कवर करके दो पार्ट में आप लोग की यूनिट 1 को कंप्लीट कवर कर देंगे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट की बात करें ना, तो ये सब्जेक्ट आप लोग का थोड़ा सा एक न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है। और अभी तक आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। काफी नई चीजें आप लोग को इस सब्जेक्ट में पता चलने वाली है। तो सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो है अपना कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि हमारे यूनिट 1 का मेन टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो जैसा कि इसका नाम ही है, नोवेल नोवेल का मतलब होता है न्यू, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब है कि किस तरीके से बॉडी में ड्रग को डिलीवर करना है। तो देखिए, ये हमारे कुछ न्यू टाइप के ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जो कि आजकल यहाँ पर कह सकते हो मॉडर्न साइंस ने यहाँ पर डेवलप किए हैं। थोड़े बहुत की डेवलपमेंट यहाँ पर चल भी रही है। और कह सकते हो ये हमारे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, उनसे हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, यानी कि किस तरीके से बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे ड्रग को डिलीवर करते हैं और ड्रग कैसे वहां पर काम करते हैं, वो सारी चीजें हमारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। तो देखिए, आज हमारे यहाँ पे इनको हम लोग जो है दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया ट्रेडिशनल, दूसरा हो गया नॉवेल। तो नॉवेल को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, ट्रेडिशनल का मतलब है कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल, यानी काफी टाइम से जो हम लोग जिस तरीके से दवा को लेते चले आ रहे हैं और जैसे दवा हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करती है, वो सारी चीजें हमारी ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, पैरासीटामोल की टैबलेट मान लीजिए आप लोगों ने ली, ठीक है। तो लेने के बाद क्या होता है कि भाई आप लोग लेते हो और इसका 2 3 4 5 2 1 2 घंटे में इसका जो है कह सकते हो आप लोग को इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और 4 5 घंटे तक रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसके अंदर चाहे पैरासीटामोल हो, चाहे हमारी जो भी सिरप्स वगैरह हम लोग ले रहे हो, वो सारी हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब देखिए, नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें ना, तो देखिए इसमें जो मेन डिफरेंस है ना, वो ये होने वाला है कि ट्रेडिशनल में क्या होता है कि जैसे ट्रेडिशनल में ज्यादातर हमें जो है ड्रग को बार बार, ठीक है, मतलब कि अ, मान के चलिए कि ज्यादातर ऐसा तो होता ही है कि सुबह शाम तो हमें दवा लेनी ही है। कभी कभी हमें सुबह दोपहर शाम भी दवा लेनी होती है, किसी किसी रिक्वायर्ड केस में, है ना। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें फ्रिक्वेंट डोजिंग की जरूरत होती है ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। यानी हमें एक दिन में दवा को कई बार लेना पड़ता है, या फिर कह सकते हो कई हफ्तों तक लेना पड़ता है ना, हर दिन तक हमें लेना पड़ता है, तब जाके हमारी कोई बीमारी जो भी होती है जिसके लिए हम लोग दवा ले रहे हैं वो जाके ठीक होती है। लेकिन देखिए, ये जो नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसका जो मेन अप्रोच है वो ये रहता है कि हमें दवा की जो डोज है, ठीक है, वो बार बार ना लेनी पड़े। यानी कि इस फ्रिक्वेंट डोजिंग को यहाँ पर रिड्यूस करने का जो कॉन्सेप्ट है, वही हमें मेनली नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जो एक बेसिक प्रिंसिपल हमारा होता है वो ये होता है कि इसमें हमें कह सकते हो बार बार दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक बार आप लोगों ने दवा ले ली तो एक दिन, 2 दिन, या फिर कभी कभी एक हफ्ते तक भी हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता रहता है। अब देखिए, वो सारी चीजें कैसे होती हैं, कैसे आखिर दवा को हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि दवा को हमें बार बार ना लेके जो है एक बार में लेके हमारा काम हो जाता है, तो वो सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। बाकी देखिए, अभी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखें, तो यहाँ पे देखिए, इट रिफर्स टू अ मेथड ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी डेवलप टू डिलीवर ड्रग्स इन अ मोर इफेक्टिव। देखिए, नॉवेल का मतलब क्या है कि भाई नया तरीका। तो नए तरीके में हम लोग, भाई अगर नया तरीका हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो और ज्यादा इफेक्टिव हो, और ज्यादा कंट्रोल्ड हो, यानी जिसका कंट्रोल हमारे पास हो। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों ने दवा खा ली तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास, लेकिन इसमें हमारी ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें हमारे पास थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है कि दवा एक कांस्टेंट रेट से ही रिलीज हो। तो वो सारी चीजें हम लोग देखिए धीरे धीरे करके देखेंगे। बाकी अभी भी हम लोग यहाँ पे काफी सारी चीजें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में देखेंगे। और टारगेटेड मैनर, और यहाँ पे देखिए टारगेटेड का मतलब है
कि जैसे आपको पता है कि जैसे किसी को कैंसर वगैरह होता है, तो कैंसर में क्या होता है, एक हमारी कैंसर सेल्स होती हैं, एक हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं। अब देखिए क्या होता है कि ज्यादातर जो नॉर्मल दवाएं होती हैं, तो अगर उनको एंटी कैंसर की तरह लिया जाए तो वो हमारी कैंसर सेल्स को तो चलिए कभी कभी किल कर देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी नॉर्मल सेल को भी डैमेज कर देती हैं। इसीलिए यहाँ पर कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो देखिए यहाँ पर नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी दवाओं को डेवलप किया जाए जो कि टारगेट करें, यानी कि सिर्फ उन्हीं सेल्स को टारगेट करें जो कि यहाँ पर कैंसर में अपना रोल प्ले कर रही हैं, और जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं उनको यहाँ पर डैमेज ना हो। तो यहाँ पे देखिए इन्हीं सारी अप्रोचेस पर काम करके हमारे नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को जो है जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, डेवलप किया जा रहा है। तो देखिए अभी भी इसमें काफी रिसर्च वगैरह चल रही है। बाकी हमने कुछ बहुत सारे सिस्टम्स को ऑलरेडी भी सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। तो उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे अपने इस एनडीडीएस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो तो काफी नई चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को एनडीडीएस के अंदर इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमारा कंट्रोल्ड, म्यूकोसल, इम्प्लांटेबल, ट्रांसडर्मल। अब देखिए इन सभी का भी आप नाम देख लीजिए, इन सभी को एक एक करके जैसा जैसे आते जाएंगे हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर मेनली बात करेंगे अपने इस फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि आप लोग के यूनिट 1 का टॉपिक है। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जंप करते हैं अपने कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें अपने कंट्रोल्ड रिलीज, अच्छा देखिए इसका नाम हम लोग यहाँ पे ऐसा ही बोलते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, CRDDS शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या होता है भाई, नॉर्मली जब भी हम लोग कोई टैबलेट लेते हैं तो वो बहुत जल्दी से हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है, 4-5 घंटे उसका असर होता है, उसके बाद वो बॉडी से बाहर आ जाती है। यानी कि देखिए ब्लड में जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, उसमें उसका क्या होता है, उसका लेवल जो है जो ड्रग का लेवल है ब्लड में वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, फिर बहुत तेजी से यहाँ पे नीचे भी आ जाता है। अब देखिए इसी की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको यहाँ पे बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती है उसी डोज को मेंटेन करने के लिए, और उसका जो लेवल है वो हमारे ब्लड में मेंटेन रहे। तो देखिए वही चीज है कि द मेन गोल इज टू मेंटेन ड्रग लेवल स्टडी इन द बॉडी, यानी कि जो ड्रग का लेवल है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे मेंटेन रहे, यानी कि ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो। जब तक भी हमें इफेक्ट चाहिए तब तक यहाँ पे इसी रेंज में हमारी ड्रग का लेवल मेंटेन रहे हमारे ब्लड में, एंड मेक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी वजह से क्या होता है कि डोज फ्रिक्वेंसी, यानी हमें बार बार दवा नहीं लेनी पड़ती है और हमारा ट्रीटमेंट जो है इजी हो जाता है। तो देखिए कंट्रोल रिलीज का एक सिंपल सा मतलब आप ऐसा समझिए कि जो दवा हमें 2-3 बार लेनी पड़ रही थी दिन में, अब वो एक बार लेने पे ही काम हो जाएगा। अब देखिए वैसे आप लोग को जो है थियोरेटिकली यानी थ्योरी में तो ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हम लोग ऐसी दवा भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि एक बार हमने कोई टैबलेट खाई, ठीक है, तो उसका इफेक्ट हमें जो है लगभग 1 हफ्ते 1 महीने तक भी देखने को मिल जाए। लेकिन देखिए ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए टैबलेट्स में ऐसा नहीं पॉसिबल है। बाकी कुछ इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग आगे देखेंगे। बाकी देखिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसी टैबलेट्स डिजाइन करी हैं, ठीक है, ऐसी टैबलेट्स डिजाइन कर ली हैं जो कि यहाँ पे क्या होता है कि जो कि लगभग 12 से लेके 24 घंटे तक, ठीक है, 12 आवर से लेके 24 घंटे तक यहाँ पे इनका इफेक्ट हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन रहता है, और इन्हीं टैबलेट्स को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर डिजाइन करते हैं। तो देखिए बेसिकली कुछ खास नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग उन्हीं टैबलेट्स को ही पढ़ेंगे। बस यहाँ पे टैबलेट्स को डिजाइन हम लोग इस तरीके से करते हैं कि इसके अंदर हम लोग दवा की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा रखते हैं एक ही बार में, और इसके ऊपर कुछ ऐसा पॉलीमर का लेयर हम लोग अप्लाई करते हैं कि वो पॉलीमर का जो लेयर है, ठीक है, वो दवा को एक कांस्टेंट रेट से रिलीज करता रहे। अब वो कैसे क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, हमें सारी चीजें पढ़नी है। अब देखिए इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो आपके सिलेबस में कुछ डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी दे रखी है। तो देखिए कुछ खास नहीं है, जैसे कि सबसे पहला कंट्रोल्ड रिलीज आ गया। तो कंट्रोल्ड रिलीज में क्या होता है, कंट्रोल्ड रिलीज का मतलब है कि हमारा एक ऐसा सिस्टम जो कि ड्रग को एक प्री डिटरमाइंड, यानी कि हमें पहले से ही पता हो कि हमारी दवा कितने रेट से यहाँ पे रिलीज होने वाली है, और यहाँ पे जो दवा का रेट है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि दवा कभी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है कभी कम है, लगभग यहाँ पे एक कांस्टेंट रेट से हमारी दवा रिलीज होती रहती है। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है सस्टेन्ड रिलीज। अब देखिए सस्टेन्ड रिलीज में भी क्या होता है कि दवा हमारी काफी लंबे टाइम तक स्लोली रिलीज होती रहती है, लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें दवा का रेट कांस्टेंट नहीं होता है, यानी दवा काफी लंबे टाइम तक रिलीज तो होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर समय एक ही रेट से रिलीज हो सकता है कभी ज्यादा हो कभी कम हो, ठीक है, तो ये हमारा सस्टेन्ड हो गया। अब देखिए सस्टेन्ड और प्रोलॉन्ग लगभग सेम ही टर्म होते हैं, बट थोड़ा सा दे रखे हैं तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रोलॉन्ग का मतलब है कि देखिए इसमें भी जो दवा है वो हमारी लॉन्गर यानी कि लंबे टाइम तक एक्शन शो करती है, लेकिन यहाँ पे रेट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। डिलेड रेंज की बात करें तो यहाँ पे देखिए डिलेड का मतलब है कि ऐसी दवा जिसको लेने के थोड़े टाइम बाद हमें इसका जो है एक्शन हमें देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा डिले होकर इसका एक्शन देखने को मिलता है।
तो जैसे कि देखिए एंट्री कोटेड टैबलेट्स होती हैं, तो ये स्टमक में जो है कह सकते हो अपना स्टमक से पास हो जाती है और इंटेस्टाइन में जाके हमें इनका जो है एब्जॉर्प्शन होता है और हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारी डिलेड रिलीज होती है। और फिर टारगेटेड, टारगेटेड मतलब कि हमारी ऐसी दवाएं जो कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू को टारगेट करके अपना इफेक्ट शो करती है। तो ये सारे हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी हो गए। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रैशनल ऑफ CRDDS, देखिए हम लोग सिलेबस के हिसाब से सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग अपना सिलेबस अगर देखो तो यहाँ पे देखिए आप लोग के सिलेबस में जो है इंट्रोडक्शन हमने देखा, टर्मिनोलॉजी देखी। अब हम लोग बात करेंगे रैशनल। रैशनल का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। तो भाई देखिए सबसे पहली बात क्या है कि ये हमारी बॉडी में ड्रग का लेवल जो है स्टडी मेंटेन रखता है। यानी कि देखिए इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है बॉडी को बॉडी में बार बार मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक ही बार लेते हैं तो उसका जो है लॉन्गर टाइम तक हमारा एक राइट लेवल, यानी जितना लेवल हमें इफेक्ट शो करने के लिए चाहिए उतना लेवल यहाँ पे मेंटेन रहता है। लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग, तो सिंपल सी बात है कि भाई जो पेशेंट है उसको बार बार दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिड्यूस साइड इफेक्ट, अब देखिए साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट अगर आप लोग थोड़ा सा समझो तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप समझिएगा कि जैसे ये जो दवा की कंसंट्रेशन होती है ना, तो हमें दवा में दो कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। एक होती है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एक होती है मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। थोड़ा समझिएगा, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब इतना तो कम से कम हमें दवा की कंसंट्रेशन ब्लड में चाहिए, तब जाके दवा का इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम का मतलब है कि ये मैक्सिमम है, यानी अगर अब मान लीजिए कोई दवा आप लोगों ने ली और अगर कहीं उसने इस मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर अगर जाके अपना लेवल शो कर दिया ना ब्लड में, तो इसमें फिर क्या होगा, फिर हमें बॉडी में जो है दवा का साइड इफेक्ट देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी देखिए मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जो कि कह सकते हो मैक्सिमम है। अब इसके ऊपर भी दवा गई ना तो फिर हमारी दवा का साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई देखिए जो हमारी कंट्रोल रिलीज होती है, अब इसमें तो एक कांस्टेंट रेट से ही दवा रिलीज होती है, ऐसा तो है नहीं कि कभी ज्यादा कभी कम होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक कांस्टेंट स्टडी लेवल मेंटेन रहता है जो कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही रहता है। तो हमारी दवा कभी भी साइड इफेक्ट वगैरह बहुत ही कम रेयर चांस में शो करती है। इंप्रूव पेशेंट कंफर्ट, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है या फिर कड़वी होती है या फिर वो बार बार खाने के बाद हमें इरिटेशन होती है। तो भाई देखिए जब बार बार दवा नहीं खाना पड़ेगा तो क्या होगा कि इरिटेशन वगैरह से भी अगर कोई दवा इरिटेट करे तो एक बार खा ली तो हमारा काफी लंबे टाइम तक काम हो जाता है। और उसके बाद हेल्प ड्रग बेटर, तो यहाँ पे देखिए भाई इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो हमारी मेडिसिन है वो बॉडी में इफेक्टिवली अपना काम करे, यानी कि बॉडी में उसका लेवल यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहे और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता रहे। तो ये सारे हमारे रैशनल हो जाते हैं CRDDS, कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो देखिए एडवांटेजेस भी लगभग वही है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी देखा। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये कांस्टेंट लेवल को मेंटेन रखता है, फ्रीक्वेंट डोजिंग को अवॉइड करता है, पेशेंट कंफर्ट को बढ़ाता है, साइड इफेक्ट को कम करता है और लॉन्गर एक्शन प्रोवाइड करता है। और क्रॉनिक, और देखिए ऐसी बीमारियां जहां पे हमें बहुत लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, इनमें हमें लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चाहिए होता है ज्यादातर केस में। तो ऐसे केस में ये दवाएं बहुत इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि देखिए जिन पेशेंट्स को भाई लाइफ टाइम दवा लेनी है, तो अगर लाइफ टाइम उनको 2 3 4 बार दिन में दवा लेनी हो तो उनको कितना डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो उनके लिए ऐसी दवाएं बहुत सुटेबल होती हैं कि दिन में एक बार ले ली या फिर 2 दिन में एक बार ले ली तो उनका काम यहाँ पे मेंटेन हो जाता है। तो ये हमारे इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। बाकी अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका जो कॉस्ट है ना वो नॉर्मल टैबलेट्स के कंपेयर में हाई होता है। पर देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग दिन में जो दवा 3 बार खाने वाले थे, अब उस दवा को एक ही बार खाओगे, तो जो 3 दवा थी, 3 टैबलेट्स थी, ठीक है, तो 3 टैबलेट्स में एक एक का प्राइस कम होगा, लेकिन तीनों को अगर एक साथ ले लोगे तो उसका प्राइस भी तो बढ़ेगा, तो उसका कॉस्ट हाई हो जाता है। इफ सिस्टम फेल, रिस्क ऑफ डोज डंपिंग, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे देखिए कंट्रोल रिलीज में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी दवा को एक साथ ही जो है कह सकते हो हम लोग जो है दे देते हैं, एक ही टैबलेट में पैक करके ऐसे समझ लीजिए दे देते हैं। अब इस टैबलेट के ऊपर जो लेयर होती है वो पॉलीमर की लेयर होती है, ठीक है। अब इसी पॉलीमर की लेयर हमारी इस तरीके से डिजाइन करी जाती है कि इसी में से दवा धीरे धीरे करके रिलीज होती है। अब मान लीजिए कभी कुछ ऐसा हो जाए कि ये पॉलीमर अगर हमारा बर्स्ट हो जाए, ठीक है, अगर ये पॉलीमर की लेयर अचानक से फट जाए, ठीक है, या फिर इसमें कुछ रप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, तो भाई क्या होगा, तो सारी की सारी दवा, यानी कि ये जो जितनी दवा इसके अंदर फिल है वो सारी की सारी दवा एक साथ हमारी बॉडी में बाहर आ जाएगी। अब अगर इतनी सारी कंसेंट्रेशन की दवा एक बार एक साथ में बाहर आई तो क्या होगा भाई, उसका जो लेवल है वो मैक्सिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को क्रॉस करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे कह सकते हो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में देखने को मिल सकती है। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है अगर हमारी पॉलीमर की लेयर में कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिली।
बट हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि सारी चीजें अवॉइड करी जा सके। और देखिए भाई, सभी ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं होता है। यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए किसी दवा का बहुत ही हाई डोज अगर हमें चाहिए हो, ठीक है, तो ऐसी दवा के लिए सुटेबल नहीं होगा। क्योंकि देखिए भाई, एट लास्ट में ज्यादातर केस में दे तो हम लोग टैबलेट ही रहे हैं। अब एक ही टैबलेट में अगर मान लीजिए कोई ऐसी टैबलेट है, ठीक है, जिसमें एक दिन में हमें 2-3 बार देनी पड़ रही है, और जो 2-3 बार देनी पड़ रही है उसकी भी बहुत हाई डोज देनी पड़ रही है। तो अगर बहुत हाई डोज देनी पड़ रही है, तो उस बहुत सारी हाई डोज को हम लोग एक साथ कैसे मिला के टैबलेट में बनाएंगे? तो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वहां पे भी हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, एब्जॉर्प्शन कैन बी अफेक्टेड। और यहाँ पे देखिए, जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, जो दवा का एब्जॉर्प्शन है, तो वो आपको पता है, एब्जॉर्प्शन हमारे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट होता है, फूड, जीआई, तो ये सारी चीजें एब्जॉर्प्शन में आप लोग देख सकते हो। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक बार आप लोगों ने जब इतनी सारी कंसंट्रेशन की जो दवा होती है, ठीक है, जैसे हमारी जो सीआरडीडीएस है, ठीक है, उसमें हमारी जो दवा की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। तो एक बार आपने ले ली, तो फिर क्या होगा? फिर वो लगभग 24 से 48 घंटे जब तक भी उसका इफेक्ट शो होना है, तब तक वो रिलीज होती ही रहेगी। यानी अब वहां पे हम लोग एक बार लेने के बाद क्या है कि दवा की रिलीज को नहीं रोक सकते। जैसे नॉर्मली मान लीजिए कि एक टैबलेट आप लोगों ने ली, ठीक है, तब उसका 4-5 घंटे में रिलीज होकर खत्म हो गई। लेकिन जो कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, उसमें मिनिमम 12 से 24 घंटे का रिलीज तो होता ही है। तो 12 से 24 घंटे तक बॉडी बॉडी में आपकी दवा रिलीज होती ही रहेगी, है ना। तो उसके उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब मान लीजिए एक बार आप लोगों ने ले लिया, बाद में कुछ ऐसा हो कि उसकी रिलीज को हमें रोकना है, तो नहीं रोक सकते। तो ये भी हमारा, अब हालांकि ऐसा थोड़ी होता है कि दवा अगर किसी ने ली है तो वो क्यों ही रोकेगा रिलीज। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बट हम लोग अवॉइड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। यानी कि देखिए, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो कि हमारे एक ड्रग के अंदर होनी चाहिए, तब जाके वो हमारी कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए क्वालिफाई होती है। मतलब कि देखिए भाई, हर दवा को हम लोग कंट्रोल्ड रिलीज में नहीं डिजाइन कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए दवाओं में, तब जाके उसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन में बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी कुछ मॉलिक्यूलर वेट वगैरह है, तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी दवा को अनसुटेबल बनाती है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से डिस्कस करते हैं। बाकी ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि हमारा मॉलिक्यूलर साइज लगभग 1000 से नीचे होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी लगभग 0.1 माइक्रोग्राम पर एमएल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। बाकी देखिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि अगर दवा में हो तो उसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन में नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है शॉर्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ। अब देखिए, शॉर्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ का मतलब है कि जो दवा है, ठीक है, वो उसकी मतलब कह सकते हो बहुत जल्दी हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जा रही है। तो अगर दवा बहुत जल्दी हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगी, तो फिर हमें क्या होगा? फिर हमें बहुत सारी दवा लेनी पड़ेगी कंट्रोल रिलीज के लिए, है ना। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक दवा है, ठीक है, अब मान लीजिए अगर 1-2 घंटे के अंदर ये हमारी बॉडी से बाहर चली जा रही है, ठीक है, तो फिर हमें क्या होगा भाई? अगर हमें मान लीजिए 12 से 24 घंटे तक असर सही है, तो हमें लगभग जो 10 टैबलेट्स थी उनको कंपाइल करके एक सिंगल टैबलेट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट एलिमिनेशन ऑफ लाइफ है, तो भी हमारे लिए काम की नहीं है। अब देखिए, बहुत लॉन्ग एलिमिनेशन ऑफ लाइफ, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी दवा है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में लगभग 12 से लेके 24 घंटे बाद एलिमिनेट होती है। तो एक बात बताइए, अगर कोई दवा 12 से 24 घंटे बाद एलिमिनेट होगी, तो 12 से 24 घंटे तक उसका असर भी देखने को मिलेगा, तो फिर उसको हमें सीआरडीडीएस में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि देखिए, अगर बहुत ही शॉर्ट है तो हम लोग बना नहीं सकते, और बहुत ही लॉन्ग है तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। एक मॉडरेट जब एलिमिनेशन ऑफ लाइफ होती है, तभी हम लोग दवा को सीआरडीडीएस में कन्वर्ट करते हैं। नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक होती है हमारी दवा की इफेक्टिव डोज, ठीक है। इफेक्टिव डोज का मतलब हमारी वो डोज जो कि कह सकते हो दवा का इफेक्ट शो करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। वैसे तो इसका अलग डेफिनेशन होता है। हमारी इफेक्टिव डोज होती है वो कंसेंट्रेशन जो कि 50% पॉपुलेशन में अपना इफेक्ट शो करती है। बट आप लोग सिंपली समझिए, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए, कि एक होती है हमारी दवा की ED50। ED50 का मतलब हमारी दवा की वो डोज जो कि कह सकते हो इफेक्ट शो करने के लिए चाहिए। और एक होती है दवा की TD50। TD50 का मतलब होता है दवा की वो डोज जो कि कह सकते हो अगर ये डोज दवा की ली तो दवा बॉडी में एडवर्स इफेक्ट शो करेगी, दवा बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक डोज 50, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डोज 50। अब देखिए, थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? इन दोनों का रेशियो होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी दवा की जो इफेक्टिव डोज है वो 100 mg है, यानी कि लगभग मान लीजिए कोई दवा है जिसका 100 mg अगर आप लोग खाओगे तो आप लोग को बॉडी में एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसी दवा का मान लीजिए 1000 mg आपने खाया, तो भाई वो दवा आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट शो करेगी। यानी सिंपली समझिए कि एक टैबलेट अगर आपने खाई,
तो इफेक्ट शो हुआ। और जब उसकी अगर आप लोग 10 टैबलेट खाओगे तब जाके उसका साइड इफेक्ट आएगा। तो भाई 10 टैबलेट तो कोई खाएगा नहीं, इतना तो कोई पागल होता नहीं है। तो देखिए इस केस में क्या है कि इस केस में थेरापेटिक इंडेक्स की वैल्यू हमारी आएगी 10, ठीक है, क्योंकि देखिए 1000 को 100 से डिवाइड करोगे 10 आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थेरापेटिक इंडेक्स ठीक ठाक है, यानी ऐसी दवाओं को हम लोग यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा ED50 और TD50 के बीच में काफी लंबा डिफरेंस है, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, थेरापेटिक इंडेक्स हमारा यहाँ पे काफी वाइड है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, दवा को CRDDS में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि कोई दवा है जिसका ED50 100 mg है और उसी दवा का जो TD50 है वो हमारा 200 mg है। यानी कि ऐसे समझिए कि एक टैबलेट आपने खाई तो दवा का इफेक्ट आ गया, और कहीं गलती से 2 टैबलेट खा ली तो फिर दवा का क्या हुआ, दवा का टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो इस केस में थेरापेटिक इंडेक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और हमारा थेरापेटिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, बहुत ही नैरो, ठीक है, यानी कि सिर्फ 100 mg खाने पे इफेक्ट, और 200 mg यानी कि 100 mg कहीं गलती से और खा ली तो उसका साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ऐसी दवाओं को भी हम लोग यहाँ पे CRDDS में नहीं कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए भाई मान लीजिए कि वैसे तो हमारी दवा कंट्रोल्ड रेट से ही रिलीज होती है, लेकिन मान लीजिए कहीं अगर दवा बॉडी में ब्लड में थोड़ा सा ज्यादा रिलीज हो गई गलती से, तो वो क्या होगा, वो हमारी टॉक्सिक कंसेंट्रेशन को क्रॉस कर सकती है और हमारी दवा बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो हो सकता है, ठीक है। अब बाकी देखिए अगर किसी दवा का एब्जॉर्प्शन पुअर है, ठीक है, अगर उसका बहुत ही एब्जॉर्प्शन यहाँ पे एक्टिव रूट के थ्रू, एक्टिव पैसिव एब्जॉर्प्शन आपने बढ़ा होगा, और अगर या फिर बहुत ही लो या फिर स्लो है, तो ऐसे केस में भी हमारी दवा जो है अनसुटेबल हो जाती है। क्योंकि देखिए जब दवा का एब्जॉर्प्शन ही अच्छे से नहीं होगा तो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और अगर मान लीजिए किसी दवा का एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट मतलब है कि दवा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जा रही है लिवर के थ्रू, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में भाई दवा बहुत कम दवा हमारे ब्लड तक पहुंचेगी। तो जब बहुत कम दवा पहुंचेगी तो हमें बहुत ज्यादा दवा बनानी पड़ेगी, हमारे CRDDS के लिए बहुत ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी उसकी। तो ऐसे केस में भी हमारा CRDDS में हम लोग दो डोज को नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। तो देखिए ये सारे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि अगर किसी दवा में होती हैं तो वो दवा हमारी CRDDS में नहीं कन्वर्ट हो सकती है, और ये सारी प्रॉपर्टी हमारी दवा की होनी ही चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पे दवा को CRDDS में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स। बाकी अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है डिजाइन ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। यानी कि जो हमारी कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन होती हैं, इसको आखिर हम लोग यहाँ पे किस तरीके से डिजाइन करते हैं, हम लोग कैसे ऐसा डिजाइन करते हैं कि जो हमारी दवा है वो हमारी एक बार में ना रिलीज होकर धीरे धीरे एक कांस्टेंट रेट से रिलीज होती रहती है। तो देखिए इसकी डिजाइनिंग में हम लोग यहाँ पे बेसिकली वैसे तो और भी कुछ प्रिंसिपल हैं, बट आपके सिलेबस में अगर आप लोग देखो तो आपके सिलेबस में यहाँ पे 3 अप्रोचेस दे रखी हैं। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है डिसोल्यूशन, थर्ड है आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे अपने कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आ जाता है डिसोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिसोल्यूशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डिसोल्यूशन में क्या होता है कि डिसोल्यूशन यानी कि देखिए आप लोग एक समझ लो ना कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि दवा को हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन को। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन में हमारा ऐसा सिस्टम होता है कि जो हमारा पॉलीमर कोट है, अच्छा देखिए यहाँ पे नाम क्या है इसका, नाम है इसका यहाँ पे डिसोल्यूशन। यानी कि देखिए इसमें जो मेन फैक्टर है, ठीक है, मेन जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो डिसोल्यूशन होने वाला है। रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब क्या है, रेट लिमिटिंग यानी रेट को लिमिट करने वाला स्टेप, यानी हमारा वो स्टेप जो कि हमारी दवा को एक कांस्टेंट रेट से रिलीज करने में अपना रोल प्ले करने वाला है, तो वो हमारा यहाँ पे डिसोल्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा अगर बहुत सिंपली समझें तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये हमारी होती है पॉलीमर की कोट, ठीक है, और इस पॉलीमर की कोट के अंदर हमारी क्या होती है, हमारी बहुत सारी दवा यहाँ पे फिल होती है, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि ये पॉलीमर की जो कोट है ना, ये हमारी बॉडी में क्या होता है, ये हमारी बॉडी में बहुत स्लोली डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब बहुत स्लोली यहाँ पे ये पॉलीमर कोट यहाँ पे डिजॉल्व होती है, तो जैसे जैसे ये कोट डिजॉल्व होगी वैसे वैसे दवा हमारी रिलीज होती रहेगी, और जब हमारी पूरी कोट हमारी डिजॉल्व हो जाती है तो हमारी पूरी दवा यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो थोड़ा एक चीज समझिए, जैसे आप लोगों को लग सकता है कि अगर मान लीजिए एक बार में ही पूरा कोट अगर डिजॉल्व हो गया तो सारी दवा रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक काम और भी करते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग यहाँ पे पॉलीमर की लेयर के अंदर हमारी दवा रहती है, ठीक है। तो ये पॉलीमर की लेयर क्या होती है, धीरे धीरे डिजॉल्व होती है हमारी बॉडी में, और डिजॉल्व होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारी ब्लड जो दवा है वो रिलीज होती रहती है। लेकिन देखिए अब इसमें मेन कैच क्या है कि इसके अंदर जो दवा है ना, इसके ऊपर भी हमारी कोटिंग होती है। थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए इसके अंदर ये हमारी दवा है, ठीक है, तो मान लीजिए एक दवा हमारी ये है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि कुछ दवाओं के ऊपर हमारी कह सकते हो एक सिंगल कोटिंग होती है, और कुछ दवाएं हमारी ऐसी होती हैं इसके अंदर, ठीक है, मतलब कुछ ड्रग पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम लोग यहाँ पे डबल या फिर ट्रिपल लेयर की कोट करके रखते हैं। तो मतलब ऐसे समझिए कि
पहली लेयर तो हमारी यहाँ पे पॉलीमर की अप्लाइड है, ठीक है। तो जब ये डिजॉल्व होगी तब धीरे धीरे करके हमारी दवा रिलीज होगी। अब दवा रिलीज होने के बावजूद क्या है कि हमारी देखिए जिन दवाओं में हमारा सिर्फ सिंगल लेयर अप्लाइड है, ठीक है, वो हमारी तुरंत हमारी बॉडी में कह सकते हो फ्री हो जाएंगे और इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जिन दवाओं के ऊपर काफी मल्टीपल लेयर अप्लाइड है, ठीक है, वो दवाएं क्या होंगी, वो दवा हमारी थोड़ा धीरे धीरे रिलीज होंगी। यानी धीरे धीरे यहाँ पे इनके क्या इनकी जो लेयर है वो एक एक करके डिजॉल्व होगी, और जब लेयर यहाँ पे सारी डिजॉल्व होगी तब हमारी दवा फाइनली एक्सपोज होगी और तब जाके उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है डिजोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जो हमारी दवा के ऊपर जो हम लोग लेयर अप्लाई करते हैं ना, वो जब डिजॉल्व होती है धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके हमारी दवा यहाँ पे रिलीज होती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन को डिजाइन करते हैं। देखिए समझ गए ना, कंट्रोल रिलीज में क्या है, सबसे पहला कंट्रोल तो यहाँ पे पॉलीमर ने किया है, यानी पॉलीमर खुद ही यहाँ पे बहुत स्लोली डिजॉल्व होता है, तो बहुत स्लोली हमारी दवा रिलीज होती है। अब दवा रिलीज होने के बावजूद क्या होता है कि कुछ कुछ हमारे ड्रग पार्टिकल्स पे सिंगल लेयर की कोटिंग होती है और कुछ ड्रग पार्टिकल्स पे डबल ट्रिपल लेयर की कोटिंग होती है। तो जिन पे डबल ट्रिपल लेयर की कोटिंग है वो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद यहाँ पे अपना एक्शन शो करेंगी, और जिन पे सिंगल है वो यहाँ पे सबसे पहले शो कर देंगी। तो इस तरीके से काफी लंबे टाइम तक क्या होता है दवा यहाँ पे अपना एक्शन शो किया करती है। तो वही चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वंस द कोट सॉलिड मैट्रिक्स डिजॉल्व ड्रग इज रिलीज इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो टैबलेट या कैप्सूल हम लोग जो लेते हैं वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाती है। उसके बाद क्या होता है जो आउटर लेयर यानी कि जो हमारी मेन पोलाइमर की लेयर है, ठीक है, वो यहाँ पे डिजॉल्व होना स्टार्ट होती है। एज डिजोल्यूशन प्रोसीड्स ड्रग इनसाइड इज एक्सपोज्ड एंड रिलीज। तो देखिए जैसे जैसे ये कोड डिजॉल्व होती है वैसे वैसे हमारी ड्रग यहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब रिलीज होने के बाद भी देखिए क्या होता है कि हमारा जो रिलीज रेट है, अब रिलीज रेट यहाँ पे देखिए कौन कौन से, यानी कि दवा कितनी तेजी से रिलीज होगी वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो हमारा कोटिंग है वो कितनी जल्दी सॉल्युबलाइज होगा। थिकनेस क्या है, देखिए थिकनेस वही चीज है ना कि भाई देखिए जिन जिन ड्रग्स के ऊपर सिंगल कोटिंग यानी कि बहुत ही कम थिकनेस होगी वो बहुत जल्दी अपना एक्शन शो करेंगी। फिर जिनके ऊपर डबल ट्रिपल लेयर की कोटिंग होगी, ठीक है, वो धीरे धीरे करके अपना एक्शन शो करते रहेंगे। सरफेस एरिया क्या और एजिटेशन यहाँ पे पीएच ऑफ जीआई फ्लो, ठीक है, तो इन सारी चीजों पे हमारा डिपेंड करता है। अब देखिए टाइप्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना तो इसको हम लोग फर्दर यानी कि जो डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन मेथड है ना, इसको हम लोग फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया रिजर्वायर सिस्टम और दूसरा हो गया मैट्रिक्स सिस्टम। अब देखिए रिजर्वायर सिस्टम की बात करें तो ये रिजर्वायर सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारी यहाँ पे सिंगल लेयर होती है जिसके अंदर हमारी जो ड्रग है वो यहाँ पे पैक होती है। देखिए ड्रग कोर सराउंडेड बाय अ स्लोली डिजॉल्विंग कोट, यानी कि जो ड्रग का कोर है, यानी कोर मतलब यहाँ पे जहां पे हमारी सारी ड्रग होती है, मेन जो ड्रग होती है उसके ऊपर हमारे क्या होता है एक कोट होता है जो कि स्लोली डिजॉल्विंग होता है। आफ्टर इंजेक्शन यानी कि लेने के बाद क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड पेनिट्रेट्स एंड कोट डिजॉल्व स्लोली, यानी कि देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड क्या होता है वो अंदर आता है और जो हमारा कोट है वो यहाँ पे डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। वंस कोट डिजॉल्व ड्रग इज रिलीज, ठीक है, तो जैसे ही कोट डिजॉल्व होती है हमारा ड्रग रिलीज हो जाती है। ग्रेन्यूल्स विथ डिफरेंट कोटिंग थिकनेस रिलीज ड्रग एट डिफरेंट टाइम। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट लेयर ऑफ थिकनेस होती है। तो जिनके अंदर थिकनेस कम है वो बहुत जल्दी अपना एक्शन शो करेंगे, जिनके अंदर थिकनेस ज्यादा है वो धीरे धीरे करके अपना एक्शन शो करेंगे। बस सिंपल सी बात है। रिलीज रेट डिपेंड्स ऑन कोर थिकनेस, तो वही चीज है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड्स प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज, रिस्क ऑफ डोज जंपिंग इफ द कोटिंग ट्रैक। और यहाँ पे देखिए मेन चीज यही है कि अगर ये कोटिंग, ठीक है, बहुत जल्दी एक बार में फट गई। देखिए ऐसा है ना कि जो कोटिंग अपर लेयर की जो कोटिंग है ये भी ना एक बार में ऐसा नहीं होता कि सारी फट जाती है, बल्कि धीरे धीरे करके यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे डिजॉल्व होती है और धीरे धीरे हमारी ड्रग रिलीज होती है। अब अगर ये कहीं एक बार में सारी डिजॉल्व हो गई तो यहाँ पे क्या होगा सारी ड्रग हमारी एक बार में रिलीज हो जाएंगी और हमारी डोज डंपिंग हो सकती है। तो ये हमारा एक साइड इफेक्ट हो सकता है। बाकी रिलीज हमारा डिपेंड करता है जीआई फ्लूइड की कंडीशन पे। एग्जांपल की बात करें तो हमारा स्पेंसुल कैप्सूल हो गया, ठीक है। तो ये सारी हमारी ऐसी दवाएं हैं जो कि हमारा रिजर्वायर टाइप डिजोल्यूशन सिस्टम के थ्रू डिजाइन करी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखो तो कुछ इस तरीके से हमारा होता है कि हमारी ये अपर लेयर होती है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे डिजॉल्व होती है, धीरे धीरे हमारी ड्रग यहाँ पे रिलीज होती रहती है। तो ये हमारा हो गया रिजर्वायर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिजोल्यूशन के अंदर रिजर्वायर को देखा। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर सेकंड टाइप की, तो ये हमारा होता है मैट्रिक्स टाइप। अब देखिए मैट्रिक्स टाइप की बात करें तो यहाँ पे भी होता वही है कि हमारी एक पॉलीमर की लेयर होती है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो थोड़ा इस टाइप का डिजाइन हमें देखने को मिलता है। यानी इसमें पॉलीमर की लेयर क्या होता है एक मैट्रिक्स मतलब एक जाल टाइप का है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें ना बहुत सारी फर्दर यहाँ पे हमारा लेयर्स यहाँ पे डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे अब इसमें एक एक करके एक एक लेयर हमारी डिजॉल्व होती है और एक एक लेयर जब डिजॉल्व होती है तो हमारी दवा यहाँ पे रिलीज हो। जैसे देखिए सबसे पहले ये लेयर जो डिजॉल्व हुई तो यहाँ पे इस वाली लेयर की जितनी दवाएं थी वो रिलीज हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाली डिजॉल्व हुई, फिर ये वाली रिलीज हुई। अब देखिए
एकदम ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बट ये आपको समझाने के लिए था कि कुछ इस टाइप का फिनोमेना यहाँ पे इसके अंदर हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि एकदम हमारा ऐसा ही फिगर होता है, ये आपको समझाने के लिए, तो थोड़ा इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसमें हमारी ड्रग जो है यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होती है स्लोली डिजॉल्विंग मैट्रिक्स मटेरियल में। आफ्टर इंजेक्शन क्या होता है, आउटर सरफेस हमारा डिजॉल्व होता है। एज सरफेस डिजॉल्व इनर ड्रग लेयर और एक्सपोज, यानी धीरे धीरे करके हमारी सारी लेयर्स डिजॉल्व होती जाती हैं और सारी हमारी ड्रग एक्सपोज होती है धीरे धीरे करके। ग्रेजुअल डिजोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स गिव स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस रिलीज। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुअल यानी एक एक करके हमारे मैट्रिक्स डिजॉल्व होते हैं और एक एक करके हमारी ड्रग रिलीज होती है। रिलीज रेट हमारा वही है कि मैट्रिक्स सरफेस एरिया पीएच वगैरह पे डिपेंड करता है। सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन होता है। रिलीज हमारा जनरली स्लोअर होता है रिजर्वायर टाइप से, यानी कि देखिए अब रिजर्वायर से भी ज्यादा स्लो होता है, क्योंकि देखिए इसमें भाई क्या है, इसमें एक बार में तो हमारा सारा डिजॉल्व नहीं होगा, धीरे धीरे करके एक एक लेयर डिजॉल्व होगी, एक एक लेयर से हमारी दवा रिलीज होती जाएगी। अब एग्जांपल की बात करें तो हमारा सस्टेन रिलीज एस्पिरिन टैबलेट्स हो गए, ठीक है, और डिजॉक्सिन हो गया, तो ये सारे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे डिजोल्यूशन टाइप, ठीक है, जहां पे हमारी दवा क्या होती है, जहां पे हमारा दवा का जो रेट है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो पॉलीमर की लेयर है वो कितनी स्लोली डिजॉल्व होगी। जितनी स्लोली डिजॉल्व होगी उतना स्लोली हमारी बॉडी में दवा रिलीज होगी और उतने ज्यादा लंबे टाइम तक हमें दवा का एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया डिजोल्यूशन टाइप। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड टाइप के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है डिफ्यूजन सीआरडीडीएस, यानी कि इसमें हमारी दवाओं को हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो डिफ्यूज होकर अपना एक्शन शो करती हैं। यानी कि इसमें देखिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है, डिफ्यूजन, यानी कि जो दवा है वो कितने लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करेगी, वो डिपेंड करता है कि दवा कितनी स्लोली यहाँ पे डिफ्यूज हो रही है। अब देखिए अगर एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि जैसे चाहे डिजोल्यूशन हम लोगों ने देखा, चाहे आप लोग डिफ्यूजन देखने वाले हो, दवा का डिजाइन यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। यानी कि देखिए इसमें भी आप लोग को वही सेम चीज देखने को मिलेगी। एक हमारी पॉलीमर की अपर लेयर होगी, इसके अंदर हमारी बहुत सारी दवा यहाँ पे स्टोर्ड होगी। अब देखिए मेन चीज क्या है ना, कि जैसे जैसे वहां पे डिजोल्यूशन में हमारा मेन प्रिंसिपल क्या था, मेन प्रिंसिपल ये था कि डिजॉल्व यानी कि कितनी स्लोली हमारा कोड डिजॉल्व होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारी ड्रग कितने टाइम तक हमारी बॉडी में रिलीज होगी। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में हमारा ये डिपेंड करता है कि कितनी स्लोली हमारी ड्रग यहाँ पे डिफ्यूज होगी यहाँ से, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि हमारी दवा कितने टाइम तक हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करेगी। अब सबसे पहले बात, डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। अब एक चीज समझिए, जैसे ये जो दवा है, ठीक है, ये जो आप लोगों ने मान लीजिए टैबलेट खाई, जो कि कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट है। अब ये जो टैबलेट है इसमें क्या है भाई, इस पूरी टैबलेट में दवा की बहुत ही हाई कंसेंट्रेशन है कि नहीं है। अब जब टैबलेट हमारी बॉडी में गई तो अब देखिए बॉडी में क्या है भाई, बॉडी में दवा की जीरो कंसेंट्रेशन है और इस टैबलेट में क्या है, दवा की एकदम हाई कंसेंट्रेशन है। तो अब डिफ्यूजन क्या कहता है कि हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा, यानी दवा क्या होगा, दवा यहाँ पे इस मैट्रिक्स से जो है रिलीज होना स्टार्ट होगी और हमारी बॉडी में जो है धीरे धीरे करके रिलीज होगी। अब देखिए रिलीज किस पे डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन पे। अब देखिए डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस पे। जितना ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन होगा, यानी जितना ज्यादा हाई से लो के बीच में डिफरेंस होगा, उतनी तेजी से हमारी ड्रग यहाँ पे डिफ्यूज करेगी। तो देखिए होता क्या है इसमें कि स्टार्टिंग में ना जो डिफ्यूजन टाइप हमारे सिस्टम होते हैं, इसमें स्टार्टिंग में जो दवा है वो थोड़ा सा जल्दी रिलीज हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी दवा यहाँ पे काफी स्लोली स्लोली करके रिलीज होती रहती है और हमारी दवा का जो है कांस्टेंट लंबे टाइम तक हमें बॉडी में एक्शन देखने को मिलता रहता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन थोड़ा समझिएगा कि डिफ्यूजन में भी डिजोल्यूशन होता है और डिजोल्यूशन में भी डिफ्यूजन होता है। यानी जो डिजोल्यूशन हम लोगों ने देखा, वहां पे भी दवा डिफ्यूज तो हो ही रही थी, और डिफ्यूजन में भी अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले कोट धीरे धीरे करके एक टाइम के बाद डिजॉल्व ही हो जाएगा। लेकिन मेन चीज क्या है ना, कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर डिजोल्यूशन हमारा रेट कंट्रोलिंग स्टेप है तो हमारी दवा हो जाएगी डिजोल्यूशन सीआरडीडीएस, और अगर डिफ्यूजन हमारा रेट कंट्रोलिंग स्टेप है तो हमारी दवा हो जाएगी डिफ्यूजन सीआरडीडीएस। बाकी दोनों में ही हमारा डिजोल्यूशन और डिफ्यूजन दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी देखिए इन डिफ्यूजन ड्रग रिलीज डिपेंड्स ऑन द डिफ्यूजन ऑफ डिजॉल्व ड्रग मॉलिक्यूल थ्रू अ बैरियर। तो यहाँ पे देखिए एक बैरियर लगा होता है और इसी बैरियर के थ्रू क्या होता है, दवा धीरे धीरे यहाँ पे डिफ्यूज होकर हमारी बॉडी में रिलीज होती रहती है। रेट लिमिटिंग स्टेप हमारा यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। ड्राइविंग फोर्स हमारा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब है हाई से लो के बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखिए भाई जितना ज्यादा हाई से लो के बीच में डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा तेजी से हमारी ड्रग यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। तो
अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें ड्रग की, अगर हम लोग ड्रग का रिलीज रेट यानी कि कितनी तेजी से हमारी दवा रिलीज होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स लॉ से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा हो जाता है J इज इक्वल टू माइनस डी डीसी अपॉन डीएक्स। अब इसमें देखिए, इसमें अगर आप लोग कुछ टर्म्स को देखो तो जे हमारा हो जाता है फ्लक्स। अब देखिए फ्लक्स ही हमारा वो रेट होता है, यानी कि यही हमारा होता है रेट, कितनी तेजी से हमारी दवा रिलीज होगी। अब देखिए दवा जो रिलीज कितनी तेजी से होगी, तो यहाँ पे देखिए आप लोग देखिए दो चीजें दिख रही हैं। जैसे डी तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है। अब डीसी बाई डीएक्स आप लोगों को दिख रहा है, डीसी हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डीएक्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डीसी का मतलब है कंसेंट्रेशन, तो भाई देखिए जितनी ज्यादा दवा की कंसेंट्रेशन होगी उतना तेजी से हमारी दवा यहाँ पे रिलीज होगी, यानी उसका दवा का रेट है उतना ज्यादा होगा। और डीएक्स का मतलब होता है पाथ, ठीक है, पाथ लेंथ। तो यहाँ पे देखिए भाई जितना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा दवा को यहाँ पे रिलीज होने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, उतना स्लोली हमारी दवा रिलीज होगी। तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारी दवा है, अब इसके जो सरफेस वाले ड्रग पार्टिकल्स हैं, इनको यहाँ पे भाई बहुत ही कम ट्रैवल करना है, यानी इनका ट्रैवल डिस्टेंस मान लीजिए सिर्फ इतना है x, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं ये तुरंत रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे अंदर वाले जो ड्रग पार्टिकल्स होंगे भाई, इनको रिलीज होने के लिए इतना ट्रैवल करना है, ठीक है, तो इनका ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये हमारे थोड़ा सा स्लोली रिलीज होंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी टाइप्स की बात करें, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि इसमें भी हमारा सेम वही दोनों टाइप आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी इसमें भी हमारा मैट्रिक्स होता है और दूसरा रिजर्वायर। अब देखिए समझाने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स वाले में सिंपली हमारा सिर्फ एक सिंगल लेयर होगी, ठीक है। तो ड्रग कोर इज सराउंडेड बाय अ पॉलीमर मेम्ब्रेन, ड्रग डिजॉल्व इनसाइड द कोर। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है रिजर्वायर में क्या होता है कि हमारा पॉलीमर की लेयर होती है, इसके अंदर ये हमारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ड्रग को लेते हैं, ठीक है, तो हमारा देखिए जो हमारा जीआई फ्लूइड है वो सबसे पहले यहाँ पे आता है, ठीक है, और ड्रग को डिजॉल्व कर लेता है। अब डिजॉल्व होने के बाद यहाँ पे ड्रग धीरे धीरे डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो रिलीज डिपेंड ऑन मेम्ब्रेन थिकनेस। तो यहाँ पे देखिए भाई रिलीज किस पे डिपेंड करेगा कि ये जो मेम्ब्रेन है, यानी कि जो पॉलीमर की मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस कितनी है। जितनी ज्यादा थिक होगी उतना स्लोली हमारा रिलीज होगा, ठीक है। पॉलीमर परमिएबिलिटी एंड ड्रग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वही चीज है कि कितना हाई से लो के बीच में डिफरेंस है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा प्रोप्रेनोलोल हो गया और हमारा नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ठीक है, तो ये सारे हमारे हो जाते हैं। और दूसरा हमारा वही मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में हमारा दवा जो है कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, वही सेम चीज है ना। बस देखिए प्रिंसिपल डिपेंड करता है, जैसे डिफ्यूजन में डिफ्यूजन के थ्रू हमारा रेट कंट्रोल होगा, और डिजोल्यूशन में हमारा मेन रेट कंट्रोलिंग स्टेप हमारा डिजोल्यूशन होगा। तो इसमें भी हमारी ड्रग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जीआई फ्लूइड हमारा मैट्रिक्स के अंदर जाता है, ड्रग को डिजॉल्व करता है। डिजॉल्व ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारे धीरे धीरे करके यहाँ पे पॉलीमर नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूज होते हैं, और हमारा रिलीज रेट हमारा टाइम के साथ डिक्रीज होता रहता है। भाई देखिए सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में हमारा ड्रग कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो हमारी बहुत ज्यादा दवा रिलीज होगी, धीरे धीरे कंसेंट्रेशन कम होगी तो हमारा यहाँ पे दवा का रिलीज छोड़ भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो डिफ्यूजन सीआरडीडीएस है ना, इसमें हमें बहुत ही कांस्टेंट रेट नहीं मिल पाता, एक चीज समझिए। इसमें दवा स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा रिलीज होती है, बाद में थोड़ा कम होती है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और थर्ड हमारा यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। अब इसको थोड़ा समझिएगा, इसमें हम लोग दवा को क्या करते हैं, इसमें ना, इसमें हमारी जो दवा है, सबसे पहली बात की जो हमारी ड्रग है वो हमारी आयंस के फॉर्म में होती है। आयंस मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा ड्रग में। अब होता क्या है इसमें, जैसे जो ड्रग है, मान लीजिए अगर ये जो ड्रग है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारी एक रेजिन के साथ बाइंडेड फॉर्म में होती है। अब देखिए अगर ड्रग का चार्ज पॉजिटिव है तो जो रेजिन के साथ बाइंड होगी, इस रेजिन का चार्ज नेगेटिव होगा। और देखिए जब तक ये बाइंडेड फॉर्म में है तब तक ये दवा फ्री नहीं है, तो अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगी। लेकिन होता क्या है, जैसे यहाँ पे ये जो दवा है ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो भाई अब हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे आयंस होते हैं। तो होता क्या है, ये जो रेजिन है भाई, ये रेजिन क्या है, निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इस निगेटिव चार्ज की होने की वजह से ही क्या है, ये पॉजिटिव वाले ड्रग के साथ बाइंडेड फॉर्म है। लेकिन देखिए अब जैसे ये रेजिन है, ठीक है, ये रेजिन ड्रग कॉम्प्लेक्स जैसे हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे आयंस होते हैं। तो होता क्या है कि जो रेजिन है ना, ये इस ड्रग की बजाय हमारी बॉडी के जो अदर आयंस होते हैं उनके साथ कंबाइन कर जाता है, और जैसे उनके साथ कंबाइन होता है ड्रग हमारी फ्री हो जाती है, और जैसे हमारी ड्रग फ्री होती है ड्रग अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि सिंपल सी बात है, रेजिन हमारा नेगेटिव चार्ज है, ड्रग हमारी पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आया तो होगा क्या कि हमारा जो बॉडी के अंदर जो Na+ है, ठीक है, अब इस Na+ के साथ रेजिन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और ड्रग को हमारा फ्री कर देगा, और ड्रग हमारी जो है अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल के थ्रू हमने अपने कंट्रोल रिलीज ड्रग को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें ड्रग हमारी एक रेजिन के साथ बाउंड होती है, ठीक है, और ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारा रेजिन के साथ आयनिक बॉन्ड से अटैच होता है। जैसे ही हमारी डोजेज फॉर्म जीआईटी में एंटर होती है, ठीक है, तो हमारे जीआईटी में आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो आयन के साथ क्या होता है कि जो हमारा
ड्रग है वो एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि रेजिन जो है आयन के साथ फॉर्म कर लेता है, ड्रग हमारा फ्री हो जाता है और हमारे ड्रग यहाँ पे स्लोली स्लोली रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो ड्रग का रिलीज रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ आयन एक्सचेंज, यानी कि देखिए जितना जितना स्लो हमारा ये आयन एक्सचेंज होंगे रेजन के साथ, उतनी स्लोली हमारी यहाँ पे ड्रग रिलीज होगी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ये जो रेजिन है, ठीक है, ये स्लोली स्लोली हमारा आयन के साथ बाइंड होता रहे हमारी बॉडी में और स्लोली स्लोली हमारी ड्रग को रिलीज करता रहे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग रिलीज, यानी कि आयन एक्सचेंज में कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे, तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ रेजिन। तो भाई देखिए, अगर ड्रग पॉजिटिव चार्ज है तो रेजिन को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो रेजिन को पॉजिटिव लेंगे। क्रॉस लिंकिंग, अब देखिए क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए रेजिन ने ड्रग को छोड़ तो दिया, लेकिन कहीं ये दोबारा ना ड्रग के साथ बाइंड हो जाए, है ना, क्योंकि अभी भी ये नेगेटिव है, अभी भी ये पॉजिटिव है, दोबारा भी जाके बाइंड हो सकते हैं, तो क्रॉस लिंकिंग दोबारा नहीं होनी चाहिए। पीएच ऑफ जीआई फ्लूइड, तो यहाँ पे देखिए भाई, जैसे कि जितना ज्यादा आयन कंसेंट्रेशन होगी हमारी जीआई में, ठीक है, उतना ज्यादा हमारा ड्रग जो है कह सकते हो जो रेजिन है, ठीक है, उतना ज्यादा उन आयन के साथ बाइंड होगा, उतना ज्यादा ड्रग हमारी रिलीज होगी। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट भी मतलब वही हमारा आयंस हो जाते हैं। और पार्टिकल साइज, तो भाई देखिए जो स्मॉलर, जैसे रेजिन जो है, अगर इसका साइज स्मॉल होगा तो फिर ये बहुत जल्दी ड्रग को रिलीज कर देगा, और अगर इसका साइज बड़ा है तो ये जल्दी ड्रग को रिलीज नहीं करेगा, जल्दी ड्रग का साथ नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे फैक्टर्स जो है इसको अफेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिजाइन ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मेशन। और अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लगभग सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिया। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक आ जाता है, जो कि हमारा आ जाता है कुछ फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स रिलेवेंट टू कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने पॉलीमर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो बात करें देखिए फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, अच्छा देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो कि हमारा सीआरडीडीएस के लिए जरूरी होती है ना। तो जैसे देखिए मॉलिक्यूलर साइज और डिफ्यूजन की बात करें तो जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा उतना ज्यादा, भाई देखिए डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स थे वो हमारा इस पॉलीमर लेयर को डिफ्यूज करके बाहर जा रहे थे, यानी इसको क्रॉस करके निकल रहे थे। तो देखिए जितना ज्यादा छोटा साइज होगा ना हमारे ड्रग का, उतनी इजिली वो डिफ्यूज करके बाहर निकल पाएंगे, है ना। तो हमारा बेटर होगा सीआरडीडीएस के लिए। वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हमारा डिफ्यूज बहुत ही स्लोली डिफ्यूज होते हैं, जो कि हमारा सुटेबल नहीं होता है। एक्वस सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, एक्वस सॉल्युबिलिटी हमारी मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा एक्वस सॉल्युबिलिटी होगी उतना जल्दी हमारी ड्रग डिजॉल्व हो जाएगी और उतना जल्दी हमारी बॉडी में एक्शन आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम होगा तो भाई बहुत ही पुअर रिलीज होगी, और पुअर रिलीज होगी तो भाई पता चले हम लोगों ने दवा ली, अब उसका इफेक्ट ही नहीं शो हो रहा है, तो वो भी हमारे किसी काम की नहीं है, तो वो भी हमारा हो जाता है। फिर पीकी एंड आयनाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा जो ड्रग है, ठीक है, तो उसका जो आयोनाइजेशन है ना वो जीआई के पीएच रेंज, यानी कि जो गैस, यानी कि देखिए हमारी बॉडी के पीएच रेंज में होना चाहिए, यानी हमारी बॉडी के अंदर जाके जो ड्रग है वो हमारी आयोनाइज हो जाए, ठीक है। पार्टीशन कोफिशिएंट, तो पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि हमारी ड्रग कितनी हाइड्रोफिलिक है या फिर लाइपोफिलिक है, तो वो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट से डिफाइन होता है। तो भाई देखिए एक बैलेंस होना चाहिए, है ना, जैसे किसी भी दवा का हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक नेचर में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक हो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक हो, दोनों ही प्रॉपर्टी ड्रग में होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब ड्रग को एक्सक्रीट होना है तो उसका हाइड्रोफिलिक होना जरूरी है, और जब ड्रग को यहाँ पे एब्जॉर्ब होना है, बॉडी में एक्शन शो करना है, तो उसका लाइपोफिलिक होना जरूरी है। ड्रग स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई देखिए सिंपल सी बात है कि ड्रग हमारा स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ड्रग को फॉर्मुलेट कर दे रहे हो फिर वो हमारा पॉलीमर के साथ रिएक्ट कर जाए या फिर स्टेबल ना रहे। तो ये हमारी कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। और अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हाफ लाइफ है, यानी कितने टाइम में जो ड्रग है वो अपने कंसेंट्रेशन की हाफ हो जाएगी, तो वो लगभग यहाँ पे 2 से 6 घंटे होनी ही चाहिए। अगर 1 घंटे से भी कम है तो 1 घंटे से भी कम है, इसका मतलब क्या है कि हमें दवा को बहुत बार देना पड़ेगा। तो अगर बहुत बार देना पड़ेगा तो हमारी दवा हम लोग सीआरडीडीएस में नहीं डिजाइन कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी दवा लेनी पड़ेगी जो कि हमारे लिए सुटेबल नहीं होगी। और अगर किसी दवा का हाफ लाइफ 12 घंटे से ज्यादा का है तो हमें सीआरडीडीएस बनाने की जरूरत ही क्या है, फिर तो वो दवा अपने आप ही एक बार लेने पे पूरे दिन या फिर 2 दिन तक अपना एक्शन शो करेगी, तो उस केस में हमें कोई जरूरत भी नहीं है। एब्जॉर्प्शन विंडो की बात करें तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन विंडो का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, यानी कि पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, है ना, इंटेस्टाइन में भी, स्टमक में भी, थ्रू आउट द जीआईटी। थेरापेटिक इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने भी देखा ही कि जो वाइड थेरापेटिक इंडेक्स है वही सेफर होते हैं। अगर नैरो है
ठीक है, नैरो मतलब हम लोगों ने भी देखा कि अगर इफेक्टिव डोज और टॉक्सिक डोज इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हमारी दवा अनसुटेबल हो जाती है। डोज साइज, तो यहाँ पे देखिए भाई, डोज साइज जब मॉडरेट या फिर स्मॉल होगा तभी हमारे लिए बेटर होगा। अगर डोज साइज बहुत ज्यादा है तो भाई क्या होगा, हम लोग बना तो एक टैबलेट ही रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा डोज होगा किसी दवा का तो हमें उसकी बहुत सारी जो है अमाउंट देना पड़ेगा टैबलेट को बनाने के लिए, तो हमारी बहुत बड़ी टैबलेट बन जाएगी जो कि हमारे खाने के लिए सुटेबल नहीं होगी, तो वो हमारा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। प्रोटीन बाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा बहुत ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगा तो वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और रिलीज को अल्टर करेगा, तो वो भी हमारे लिए नहीं सही है। तो हमारा एक जो है मॉडरेट होना चाहिए, है ना, या फिर कम से कम होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे हमारा CRDDS यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने पॉलीमर्स के बारे में, और इसी के साथ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।